नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ सिविल सारथी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को यानी नेशनल करंट अफेयर्स को कवर करेंगे आई दृष्टि किताब से। ठीक, अब कल हमने अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स कवर किए थे। करंट अफेयर्स आप जानते हैं कितना महत्वपूर्ण विषय है सभी परीक्षाओं के लिए, और यहाँ पर जो है एक सूक्ष्म रूप से मतलब जो क्या कहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं पिछले एक वर्षों में। पिछले सितंबर से इस सितंबर तक वो यहाँ पे दिया गया है आई दृष्टि द्वारा। विस्तार पूर्वक करंट अफेयर्स इस किताब में पीछे दिए गए हैं। इस किताब में कुल 200 पन्ने हैं जिसमें कई फैक्ट्स हैं। समान अध्ययन और इस किताब के फैक्ट्स को एक साथ याद रख पाना एक सामान्य मानव के लिए बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मेरे और शिवम सर द्वारा इस किताब के सिनॉप्टिक नोट्स तैयार किए जा रहे हैं। जैसे ही वो नोट्स तैयार होते हैं वैसे ही हम उसके ऊपर एक बेहतरीन वीडियो लेकर आएंगे। हमारे नोट्स और वीडियो बेहतरीन इसीलिए होंगे क्योंकि हमको पिछली 3 प्रारंभिक परीक्षाओं का अनुभव है। हम लगातार पिछली 3 बार से प्रारंभिक परीक्षाएं पास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला मुद्दा है महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया है। ठीक, कब किया है? 23 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया है। 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक मतलब स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर केरल रहा है। केरल के बाद तमिलनाडु का स्थान रहा है। तमिलनाडु के बाद जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बाद गुजरात। मेरे साथ दोहराइए, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में केरल पहले स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है, तीसरे स्थान पर जम्मू और कश्मीर रहा है और चौथे स्थान पर गुजरात रहा है। ये 6वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक था। फिर केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो पहले पोर्ट ब्लेयर थी उसका नाम अब बदलकर विजयपुरम कर दिया है। केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश उसकी जो राजधानी थी पहले पोर्ट ब्लेयर, अब उसका नाम विजयपुरम रख दिया गया है। ठीक है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। जगदीप धनखड़ जी ने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है और यह गोरखपुर में, यह जो सैनिक स्कूल है यह गोरखपुर में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल है। पहला सैनिक स्कूल मथुरा में स्थित है जो महिलाओं मतलब बालिकाओं के लिए क्या कहते हैं स्थापित किया गया है। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूरत गुजरात में, कहाँ पर? सूरत गुजरात में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है। और जल संचय जन भागीदारी जो अभियान है ये कैच द रेन जल शक्ति अभियान कैच द रेन से जुड़ा हुआ है। ठीक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उदयगिरी लातूर जो महाराष्ट्र में स्थित है वहाँ पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दे दी है। यह संग्रहालय भारतीय ज्योतिष मतलब वैदिक काल से अगर संबंधित है तो यहाँ पे ज्योतिष काल होगा, खगोल विज्ञान होगा और वैदिक साहित्य होगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो कि वाराणसी में स्थित है उसको वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की, वहाँ पर उसके मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दे दी है जो किसको समर्पित होगा? भारतीय ज्योतिष को, खगोल विज्ञान को और वैदिक साहित्य को। प्रोजेक्ट नमन एक भारतीय थल सेना से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है जिसके तहत रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को सहायता और सेवा प्रदान की जाएगी। प्रोजेक्ट नमन जो है वो भारतीय थल सेना से जुड़ा हुआ एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को सहायता और सेवा प्रदान की जाएगी। अभी जो प्रोजेक्ट नमन है ये स्पर्श प्रणाली पर काम करता है। स्पर्श प्रणाली क्या है? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। ये एक डिजिटल पेंशन प्रणाली है। ये इम्पोर्टेंट है कि जो प्रोजेक्ट नमन है वो थल सेना से जुड़ा हुआ है। यह रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को सहायता और सेवा प्रदान करेगा। यह प्रोजेक्ट नमन स्पर्श प्रणाली पर कार्य करेगा। स्पर्श प्रणाली का फुल फॉर्म होगा सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, जो कि डिजिटल पेंशन प्रणाली है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित
एक जो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति है 2024 को अगस्त 2024 में इस नीति को मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति अगस्त 2024 में इसको मंजूरी दे दी गई है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, इसके अध्यक्ष राजेश वर्मा जी नियुक्त हो गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। आप देखेंगे कि जो भी यूपी स्पेशल अगर यूपी पीसीएस के पेपर में आता है तो उसमें करंट अफेयर्स का वेटेज यूपी के फैक्ट्स से ज़्यादा होता है। तो करंट अफेयर्स भी अगर आप यूपी जीके में पढ़ के चले जाते हैं तो 10 में से मान के चलिए कि 5 या 6 क्वेश्चन आपके सही होने के आसार हैं। तो उत्तर प्रदेश का एक फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष राजेश वर्मा जी को नियुक्त किया गया है। बिहार बीपीएससी की परीक्षा भी जो है सुनने में आ रहा है 13-14 दिसंबर को प्रस्तावित हो गई है। इसके पहले 17 नवंबर को होनी थी। 17 नवंबर से आगे बढ़कर ये 13-14 दिसंबर को इस परीक्षा को आयोजित करने का फैसला सरकार लेना चाह रही है 2 दिनों में, 2 शिफ्ट में। देखते हैं आगे क्या होगा। अभी कुछ कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ है। ऑफिशियल नोटिस का वेट कीजिए, तब तक पढ़ते रहिए। हाँ, तो बिहार से रिलेटेड फैक्ट है, बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन राजगीर नालंदा में किया गया है। नालंदा एंशिएंट हिस्ट्री की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नालंदा विश्वविद्यालय है। किसने इसकी स्थापना की तथा किसने इसका विध्वंस किया, कैसे विध्वंस हुआ, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले की गठन की घोषणा की है। इन 5 जिलों का नाम है जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। इसके पहले केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने ज़िले थे? मैं आशा करता हूँ ये बात आपको पता होगी, क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर बहुत दिनों से न्यूज़ में रहे हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि अभी 5 ज़िले हो गए हैं, इसके पहले लद्दाख में कितने ज़िले थे। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 जिले के गठन की घोषणा की है। उनका नाम है जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। अगला फैक्ट फिर उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और नेपाल अकादमी नेपाली भाषा और संस्कृत अध्ययन के लिए समझौता किया है। ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और नेपाल अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृत अध्ययन के लिए समझौता किया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नेपालियों को संस्कृत पढ़ाएगा और नेपालियों को नेपाली पढ़ाएंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को मंजूरी दे दी है 9 अगस्त 2024 को। डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जून 2015 में यह योजना लॉन्च की गई थी। जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी लॉन्च की गई थी। इसका जो 2.0 वर्जन है 9 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया। ये अगला फैक्ट है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू हुई? जून 2015 में। जरूरी है कि अगर ये 9 अगस्त 2024 को योजना लॉन्च की गई है तो ज़रूरी नहीं है कि उत्तर प्रदेश का आयोग आपसे करंट अफेयर्स पूछ ले। फैक्ट में ये पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू हुई, तो याद रखिएगा कि जून 2015 में शुरू हुई है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। डिजिटल शक्ति केंद्र है क्या? महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना इसका कार्य है डिजिटल शक्ति केंद्र का। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं सुश्री रेखा शर्मा जी ने डिजिटल शक्ति केंद्र 5 अगस्त 2024 को इसका उद्घाटन किया। डिजिटल शक्ति केंद्र का कार्य है महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड बन गया है। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड बन गया है। देश में 3 नए आपराधिक कानून के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु ई साक्ष्य, ई समन, ई से जुड़े हुए 2 हैं साक्ष्य और समन, न्याय से जुड़े हुए 2 हैं सेतु और श्रुति। ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति, ऐसे 4 ऐप 3 नए आपराधिक कानूनों को सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किए गए हैं। कौन से 4 ऐप हैं? ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति। ठीक है। अब 3 नए आपराधिक कानूनों से जुड़ा कुछ फैक्ट है। जैसे 3 नए आपराधिक कानून का पहला मुकदमा कहाँ दर्ज किया गया? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में 3 नए आपराधिक कानूनों से जुड़ा हुआ पहला केस दर्ज किया गया। आप उत्तर प्रदेश राज्य के हैं, आप बिहार राज्य के हैं, आप राजस्थान राज्य के हैं, आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके राज्य में पहला मुकदमा कब और कहां दर्ज किया गया। ठीक है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा
गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, ऐसा एक प्रस्ताव पारित किया गया है। ये न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से पश्चिम बंगाल तक है, तो उत्तर प्रदेश के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, बिहार के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी की परीक्षा भी है, यूपी की परीक्षा भी है, तो दोनों परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए ये फैक्ट जो है इम्पोर्टेंट है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे जो है गोरखपुर से चलेगा और सिलीगुड़ी में ख़त्म होगा। 3 राज्यों को ये कवर करेगा, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल। बिहार के कितने ज़िले वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं? 3। तीनों के नाम कमेंट बॉक्स में बताइए आप। 519 किलोमीटर इसकी लंबाई है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की, और गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरेगा। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना पूगा घाटी लद्दाख में प्रारंभ किया जाएगा। पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण पूगा घाटी लद्दाख में किया जाएगा। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण पूगा घाटी लद्दाख में किया जाएगा। लद्दाख में अभी इसके पहले हमने पढ़ा कि 5 नए ज़िले बनाने की केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए नए भारतीय भूस्खलन एटलस में 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में 13वां स्थान प्राप्त किया गया है। 13वां स्थान प्राप्त किया है केरल ने, रुद्रप्रयाग जो कि प्रथम स्थान बनाए हुए है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 भोपाल में आयोजित किया जाना है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 भोपाल मध्य प्रदेश में जो है वहाँ पर आयोजित किया जाना है। वर्ष 2024 में इसका मुख्य विषय है अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 भोपाल में आयोजित किया जाना है। इसका मुख्य विषय है अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। अब राष्ट्रपति भवन के जो दरबार हॉल और अशोक हॉल है उनका नाम बदल दिया गया है। दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। इसको आप ऐसे याद रखिए कि जो हॉल है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अभी हम अमृतकाल में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसी क्रम में हमने हॉल को मंडप बना दिया है दोनों जगह पर, ठीक। और दरबार क्या कहते हैं, राजशाही तानाशाही शासन को क्या कहते हैं बताता है, जो और गणतंत्र जो है हमारे भारत में जो चल रहा है उसको बताता है। तो दरबार को गणतंत्र से बदल दिया गया है और अशोक को अशोक रहने दिया गया है और हॉल को मंडप से। तो दरबार हॉल गणतंत्र मंडप बन गया है, अशोक हॉल अशोक मंडप बन गया है। इसी प्रकार भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ आइजोल मिजोरम में किया गया है। नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ आइजोल मिजोरम में किया गया है। सिंकुल्ला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य लद्दाख में आरंभ किया गया है। यह सुरंग 15,800 फीट की है। इस सुरंग की लंबाई लगभग 4.1 किलोमीटर है। इसके पहले हमने लद्दाख में पेगू घाटी पढ़ा, ठीक है, कहाँ पर वहाँ भूतापी परियोजना वहाँ पे शुरू होने वाली है। 5 जिले वहाँ पे नए बनने वाले हैं। लद्दाख से काफ़ी न्यूज़ आ रही है। तो सिंकुल्ला सुरंग परियोजना कहाँ पर है? लद्दाख में। कितनी है इसकी ऊंचाई? 15,800 फीट, और इस सुरंग की लंबाई है 4.1 किलोमीटर। और यह निर्माण कार्य पूरा होने के बाद सिंकुल्ला सुरंग विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बन जाएगी, ठीक है। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन पहल की घोषणा की है। यूपी मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, बिहार स्पेशल की तरह यूपी स्पेशल में करंट अफेयर्स अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बिहार स्पेशल में तो आपको बिहार के फैक्ट्स जो है उसको पढ़ना पड़ेगा, बहुत गहन अध्ययन करना पड़ेगा, तभी उसके आप सॉल्व कर पाएंगे सवाल। लेकिन यूपी स्पेशल में अगर आप यूपी के करंट भी करके चले जाते हैं तो विश्वास मानिए 10 में से 5 या 6 सवाल आपके सही हो जाएंगे। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान, और अगर आपको क्या कहते हैं यूपी स्पेशल पढ़ना है तो शिवम भैया आपके लिए यूपी स्पेशल की वीडियो भी लेकर आएंगे, ये मैं आपको आशा दिलाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन पहल की घोषणा की है, ठीक है। भारत का पहला चैडविक हाउस जो एक नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय है। चैडविक हाउस एक नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय है। इसका उद्घाटन शिमला हिमाचल प्रदेश में किया गया। चैडविक हाउस क्या है? एक नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय है जिसका उद्घाटन शिमला हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा, ठीक। 24 जून 2024 इसकी डेट भी याद रखिएगा। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रेरणा स्थल का विकास किया गया है। अब हम भारतीय नेताओं और स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमाओं से, जो हमारे हाल के नेता हैं वो संसद भवन में इनसे प्रेरणा लेंगे। तो प्रेरणा स्थल क्या कहते हैं वहाँ पे बना दिया गया है।
प्रेरणा स्थल का विकास किया गया है जहाँ पर प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। ये प्रेरणा स्थल कहाँ पर है? तो संसद भवन के परिसर में। केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को 18 जून 2024 को लागू किया गया। ठीक है, डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को 18 जून 2024 को लागू किया गया। डाकघर अधिनियम अगर आ गया है तो आप इससे एक फैक्ट और याद कर लीजिए कि सबसे पहले किन राष्ट्रपति महोदय ने पॉकेट वीटो का यूज़ किया? जेबी वीटो, जिसको हिंदी में कहते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का उपयोग सबसे पहले किन राष्ट्रपति ने किया है? तो ज्ञानी जैल सिंह जी ने, जो हमारे पूर्व भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं राजीव गांधी जी की सरकार के समय में। उसकी कहानी विस्तार से हम जब पॉलिटी पढ़ेंगे तब जानेंगे। उन्होंने सबसे पहले पॉकेट वीटो का यूज़ किया था। और जो डाकघर अधिनियम 2023 है उसको 18 जून 2024 को उसके प्रावधानों को लागू कर दिया गया है। राष्ट्रपति की वीटो लगाने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में दी हुई है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण कर दिया गया है। इसका नाम गुरु जम्भेश्वर राय विश्वविद्यालय मुरादाबाद कर दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदला था, उसको याद कीजिए, आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण कर दिया गया है। पुनर्नामकरण करने के लिए बाबा जी हमारे फेमस ही हैं, तो इसका पुनर्नामकरण गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद कर दिया गया है। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब थे, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहे थे। इनको जरूर याद रखिएगा आप। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, जो उल्लास NILP है, इसका NILP का नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? तो लद्दाख। लद्दाख के ऊपर मेरे हिसाब से ये 5वां फैक्ट है। पेगू घाटी, फिर उसके बाद सबसे ऊंचा क्या कहते हैं, सबसे क्या नाम था उसका, सिंकुलना सुरंग जो है, क्या कहते हैं, सबसे ऊंची सुरंग है। और फिर 5 यहाँ पे नए ज़िले बनाए जा रहे हैं। और उल्लास में क्या कहते हैं, उल्लास के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला लद्दाख पहला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य बन चुका है। ठीक है, राज्य तो नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनज़र बायोप्लास्टिक पार्क कुंभीगांव लखीमपुर खीरी में निर्मित किया जाना है। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनज़र बायोप्लास्टिक पार्क कुंभीगांव लखीमपुर खीरी में निर्मित किया जाना है। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर पाली राजस्थान में बनना है, निर्मित किया गया है। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर पाली राजस्थान में निर्मित किया गया है। वर्ष 2024 में वायोकॉम सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। वाईकॉम सत्याग्रह उत्तर प्रदेश के PYQ को आप उठाकर देखेंगे तो वाईकॉम सत्याग्रह के से एक सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि क्या गांधी जी ने इसमें प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी ली थी, या अप्रत्यक्ष रूप से? तो गांधी जी ने इसमें अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी ली थी। अप्रत्यक्ष रूप से इसके भागीदार रहे थे गांधी जी। और गांधी जी जैसे ही वाईकॉम पहुंचे वहां पर उन्होंने सुलह करवा के इस सत्याग्रह को ख़त्म करवा दिया। यह सत्याग्रह किससे रिलेटेड था, यह सत्याग्रह क्यों आयोजित किया गया था, यह कमेंट बॉक्स में बताइए। 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? तो 74 महिलाएं चुनी गई हैं, जो कुल सीटों का 13.63% है। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि सबसे अधिक जो महिला थी 70वीं लोकसभा में थी। 70वीं लोकसभा में सबसे अधिक महिला सांसद चुनी गई थी और सबसे कम महिला सांसद 77 के चुनाव में चुनी गई थी, जो 19 थी शायद। इस फैक्ट को मैं क्लियर करके कमेंट बॉक्स में बता दूंगा आपको, आप भी एक बार क्या कहते हैं चेक कर लीजिएगा। लेकिन जो 77 में चुनाव हुआ था उसमें सबसे कम महिला सांसद थी, 19 थी मेरे हिसाब से संख्या, फिर भी मैं एक बार देख लूँगा। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला छतरपुर मध्य प्रदेश में रखी गई। यह सौर ऊर्जा परियोजना 630 मेगावाट की है। 630 मेगावाट की बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना छतरपुर मध्य प्रदेश में रखी गई है। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री जम्मू और कश्मीर में स्थापित करने की घोषणा की गई है। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री जम्मू और कश्मीर में स्थापित करने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश किस राज्य की पुलिस ने नई डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? तो योगी जी का तीसरा नेत्र खुल गया है। त्रिनेत्र ऐप 2.0 उत्तर प्रदेश पुलिस ने लॉन्च किया है।
भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में इसका उद्घाटन हुआ है। पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में हुआ है। वंदे भारत मेट्रो जो है वो गुजरात में चल रही है, जिसका नाम बदलकर नमो मेट्रो कर दिया गया है। ठीक है, गुजरात में वंदे भारत मेट्रो, जिसका नाम बदलकर नमो मेट्रो कर दिया गया है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश उत्तर प्रदेश ही हो सकता है। जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला देश बन चुका है, पहला राज्य बन चुका है। देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन चुका है। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु अदिति योजना को लॉन्च किया जा रहा है। रक्षा प्रौद्योगिकी जो है उसमें नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु अदिति योजना को लॉन्च किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में मैंने आपको कुछ चिप से रिलेटेड एक न्यूज़ बताई थी, क्या आप उसको रिकॉल कर पा रहे हैं? किस देश के सहयोग से हम चिप का निर्माण करने वाले थे? वो चिप कहाँ लगने वाली थी? आप उसको रिकॉल कर पा रहे हैं? अगर रिकॉल कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन बिहार में किया गया है। बिहार में कहाँ? पटना में। बिहार का जो भागलपुर है, विक्रमशिला भागलपुर है, वहाँ पर पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य बनाया गया है। ठीक, और राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? पटना, बिहार में। किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 मुंबई में आयोजित किया गया। 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 मुंबई में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में एम्स का उद्घाटन किया है। 25 फरवरी 2024 को रायबरेली जिले में प्रधानमंत्री जी ने एम्स का उद्घाटन किया है। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ पर हो सकती है? तो उज्जैन में हो सकती है। उज्जैन, मध्य प्रदेश में। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी बाबा जी की नगरी उज्जैन में है। देश के पहले लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु, सुदर्शन झील कहाँ है? कहाँ है सुदर्शन झील? गुजरात में। तो सुदर्शन सेतु कहाँ होना चाहिए? गुजरात में। गुजरात में सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है 25 फरवरी 2024 को। देश के पहले लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में 25 फरवरी 2024 को किया है। 9वां रायसीना डायलॉग कल मैंने अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पढ़ाते समय आपको बताया था, और एक और डायलॉग था। कौन सा डायलॉग था वो? उसको क्या आप रिकॉल कर पा रहे हैं? अगर रिकॉल कर पा रहे हैं तो बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। 9वां रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ? दिल्ली। रायसीना हिल्स कहाँ पर है? दिल्ली में। तो डायलॉग भी कहाँ पर आयोजित होगा? दिल्ली में। 21 से 23 फरवरी 2024 को आयोजन हुआ इसका। और इसका विषय है चतुरंग। चतुरंग क्या? पहले संघर्ष करेंगे, संघर्ष करने के बाद एक दूसरे का सहयोग करके हम संघर्ष करेंगे, संघर्ष करेंगे, फिर प्रतियोगिता होगी, प्रतियोगिता होगी, उसमें जो भी जीतेगा उसका निर्माण होगा। ठीक, अभी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हुए संघर्ष कर रहे हैं। मैं आपका सहयोग कर रहा हूँ, आप मेरा सहयोग कर रहे हैं। आगे हमारी एक प्रतियोगिता होगी जिसकी डेट आगे बढ़ते जा रही है। प्रतियोगिता में जो भी विजयी होगा उसका निर्माण हो जाएगा। ठीक, संघर्ष, सहयोग, प्रतियोगिता, निर्माण, ये 9वें रायसीना डायलॉग का विषय रहा है। रायसीना डायलॉग दिल्ली में है। 21 से आयोजन इसका दिल्ली में है और 21 से 23 फरवरी 2024 को इसका आयोजन हुआ है। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ अपार पहल की शुरुआत की है। अपार का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड, ए फॉर ऑटोमेटेड, पी फॉर परमानेंट, ए फॉर एकेडमिक, ए फॉर अकाउंट, आर फॉर रजिस्ट्री, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अपार का फुल फॉर्म है। यह एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ये भी पूछ लेता है कि किस मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय आदि आदि। तो उसमें भी आपको ये याद रहना चाहिए कि शिक्षा मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। कौशल मंत्रालय भी दे सकता है ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए। फिर क्या है कि देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन संबलपुर, उड़ीसा में किया गया है। देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर, उड़ीसा में किया गया है 20 फरवरी 2024 को। स्टेम, एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग, एम फॉर मैथमेटिक्स एंड एम फॉर मेडिकल। स्टेम जो है विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु स्वाति पोर्टल को लॉन्च करने वाला है स्टेम। ठीक है। लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में अजय माणिकराव खानविलकर को नियुक्त किया गया है। अजय माणिकराव खानविलकर जो है लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं 10 मार्च 2024 को।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है। यह मंदिर संभल जिले में स्थित है। और असम का जो फल है, असम का जो राज्य फल घोषित कर दिया गया है काजी नींबू को, सिट्रस लेमन को असम का राज्य फल घोषित कर दिया गया है। 75वां गणतंत्र दिवस के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे दिए गए हैं उसको देख लेते हैं। इसके 2 विषय थे, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। लोकतंत्र की मातृका भारत को कह दिया गया है और विकसित भारत, ठीक है। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ऐसा इसके 2 विषय हैं। और क्या कहते हैं, हमारे 75वें गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि होंगे वो इमैनुअल मैक्रो होंगे, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और क्या कहते हैं, और इस 75वें जो हर साल जो गणतंत्र दिवस होता है उसके अंदर परेड में झांकियाँ गुजारी जाती हैं। तो इस बार जो झांकी गुजारी गई इसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड ओडिशा को मिला है। और यह जो झांकी थी विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण की थीम पर आधारित थी। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको। 75वें गणतंत्र दिवस के जो 2 विषय थे, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका थी। मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रो थे जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे। और सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड 75वें गणतंत्र दिवस में ओडिशा को मिला है। और यह झांकी का जो मुख्य थीम था विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। राष्ट्रीय स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता गुजरात के खून में व्यापार है, तो स्टार्टअप रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता गुजरात हुआ है। फिर उसके बाद कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु। गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु इनको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता का दर्जा प्राप्त हुआ है। और अपने उत्तर प्रदेश को नेतृत्वकर्ता का दर्जा प्राप्त हुआ है। गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता, उत्तर प्रदेश को नेतृत्वकर्ता। ये आ गया। श्रेणी 1 के राज्यों में नेतृत्वकर्ता आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को नेतृत्वकर्ता मतलब लीडर्स घोषित किया गया है। बेस्ट परफॉर्मर कौन है? गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। लीडर्स कौन है? आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन 10 से 12 जनवरी 2024 को किया जाना है और यह 10वां संस्करण होगा। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 10 से 12 जनवरी 2024 को आयोजित किया जाना है और यह इसका 10वां संस्करण होगा। इसी के साथ जो महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं पिछले 1 साल की थी समाप्त होती हैं। जो विस्तृत रूप से इसके अंदर राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं दी गई हैं, जल्द ही उसके नोट्स सिनॉप्सिस कंप्लीट होने के बाद उसके ऊपर एक बेहतरीन वीडियो आपको प्रदान की जाएगी। तब तक के लिए आप इसका ही रिवीजन करते रहिए और पढ़ते रहिए, फैक्ट्स को घटना चक्र लगाते रहिए। यकीन मानिए कि जिनको अभी तक कुछ नहीं आता है, परीक्षा के डेट आगे बढ़ने के बाद अभी अगर आप आज से पढ़ना शुरू करते हैं तो अभी से पढ़कर आप प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में सफल हो सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण मैंने देखे हुए हैं जो सफल हुए हैं। तो लगे रहिए, आपका भी समय आएगा। ये अंतिम मौका है, इस बार आपको चूकना नहीं है। इस बार आपको नौकरी ले लेना है। आपको खुद मेहनत करनी होगी। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि न किसी हमसफ़र न किसी हमनसी से निकलेगा, हमारे पैरों का कांटा हम ही से निकलेगा। तो मेहनत करते रहिए। मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। आपका मित्र ऋषभ, प्रणाम।